कॉमनल अवार्ड, पूना पैक्ट, अगस्त ऑफर, इंडिविजुअल सत्याग्रह, ये कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो इतने आसपास में हुए कि हमेशा एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल मैनर में, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में या इनके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर में बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को गलत करते हुए नजर आते हैं। आई नो बहुत सारे बच्चे वीडियो को स्टार्ट होते हैं स्किप कर जाएंगे, ये सोचेंगे सर बहुत ही लेंदी लेक्चर है, बहुत ही बोरिंग है मॉडर्न इंडिया। बट लेट मी से दिस टू ऑल ऑफ यू, हमने जो 15 डेज का चैलेंज स्टार्ट किया कि 15 दिन में अपने को मॉडर्न इंडिया कवर अप करना है, आज 14th डे, दिस इज द सेकंड लास्ट क्लास। जस्ट बी देयर विद मी फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। आपको ये जितने भी माइनर इवेंट्स हुए जो बहुत ही क्लोज है, ये सब आपको याद करा दूंगा। इनफैक्ट आज के बाद इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। द रीजन इज सिंपल, हम इन इवेंट्स को बहुत बार सिलोज में पढ़ते हैं, इंडिविजुअली पढ़ते हैं कि कॉमनल अवार्ड ये था, पूना पैक्ट ये था, अगस्त ऑफर ये था, इंडिविजुअल सत्याग्रह ये था। बट लेट मी से दिस टू ऑल ऑफ यू, ये सारे इवेंट्स एक दूसरे से इतने स्ट्रांगली कनेक्टेड है that we always miss out to understand that particular connection that I'm going to teach you in this particular session. So hi everyone, my name is Rupesh. I'm founder of Power IAS and we have started this 15 days challenge of modern India, जहां 15 दिन में पूरी मॉडर्न इंडिया को कवर अप करते हुए नजर आ रहे हैं। दिस इज द सेकंड लास्ट क्लास। अगर आप पहली बार आए हैं, आप एडवेंट ऑफ यूरोपियन से इस पर्टिकुलर सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलो बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, ये जो कंटेंट है आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का नाम है सर पावर मंथन। आप यहाँ पे जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करके फ्री कोर्सेज सेक्शन में आपको बेसिकली पूरा का पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता हुआ नजर आएगा। नाउ लेट अस बिगिन द सेशन। देखो आप सभी को मैंने पिछली क्लास में बताया था बेसिकली हुआ क्या था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, यानी कि स्पेशली लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे जहां पे इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज लंदन जा रहे थे और वहां पे बैठ करके ब्रिटिशर्स के साथ में बातचीत चल रहा था, नेगोशिएशन चल रहा था। उसमें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, उस पर्टिकुलर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी ने भी अपना नाराजगी प्रकट किया था, जिसके बाद वो भारत आ गए थे। हुआ क्या था उस पर्टिकुलर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर साहब ने बोला था कि जो डिप्रेस्ड क्लास है इन सभी को अपने को सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए। मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, मैं फिर से बता रहा हूं। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या हुआ कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया में एक कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, इसका मतलब यहां से इसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, मतलब इस एरिया में जितने भी लोग रह रहे होंगे रिप्रेजेंटेशन इसी कम्युनिटी को देंगे, प्लस इसी कम्युनिटी के लोग के पास में सिर्फ वोटिंग राइट भी होगा, मतलब यही वोट कर पाएंगे। सपोज करो अगर इस एरिया में बी सी डी ऐसे अलग अलग कम्युनिटीज के लोग रह रहे हैं तो उनके पास में वोटिंग राइट नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड द सेपरेट इलेक्टोरेट। यानी कि हमने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को उस एरिया से वोट देकर के जिता करके रिप्रेजेंटेटिव भी वही कम्युनिटी बनेगी, प्लस उसको वोट देने वाले लोग भी उसी कम्युनिटी के होंगे, दैट इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव। क्या बोलते हैं इसको, दैट्स कॉल्ड द सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। तो ये बेसिकली अंबेडकर साहब डिमांड कर रहे थे डिप्रेस क्लासेस को लेके, बिकॉज अंबेडकर साहब का ये मानना था कि अगर कल देश आजाद भी हो जाए तो हमारे देश में जो अपर क्लास है, जो जो स्वर्ण वर्ग है, मतलब जो अपर क्लास है वो आजाद हो जाएगा, लेकिन जो डिप्रेस क्लास है, जो लोअर क्लास है, वो हमेशा गुलाम रहेगा, वो अपर क्लास का गुलाम हो जाएगा। तो हमें उनको आगे प्रोसीड करना है। लेकिन कांग्रेस लीडर्स बेसिकली इस आइडिया को अपोज कर रहे थे, बिकॉज उनको ये लगता था कि इससे कॉमनल डिवीजन होगा। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप सोसाइटी में हिंदू, मतलब पहले तो हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवीजन हुआ कॉमनल अवार्ड के बेसिस पे, अब अगर हिंदुओं के बेसिस, हिंदुओं में भी अगर डिवीजन हो जाए कि अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, इनको ये कॉमनल अवार्ड, उनको वो कॉमनल अवार्ड, तो यूनिटी टूट जाएगी। और अगर एक बार यूनिटी खत्म हो गई तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो हम नेशनलिस्ट मूवमेंट चला रही है, मूवमेंट भी खत्म हो जाएगा। और यही तो ब्रिटिशर्स को चाहिए भी कि हमारे बीच की यूनिटी खत्म हो जाए, फूट डालो राज करो, दैट इज द प्रोसेस दैट दे आर ट्राइंग टू समहाउ रेप्लिकेट फॉर द लास्ट मेनी इयर्स, राइट। तो एग्जैक्टली इससे हमारा जो नेशनल मूवमेंट है ये कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा, ऐसा महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस का मानना था। तो ब्रिटिशर्स ने बेसिकली इसी पॉलिसी को प्रमोट किया। उन्होंने कहा कि हमें जितना हो सके इंडियन सोसाइटी के अंदर डिविजन्स को प्रमोट करना है, वी हैव टू इनकरेज डिवीजन विद इन इंडियन सोसाइटी सो दैट दे कैन काउंटर नेशनलिस्ट यूनिटी, एंड दैट एग्जैक्टली इज द रीजन व्हाई उन्होंने कॉमनल अवार्ड को प्रेजेंट किया भारत में 1932 में। अभी इंपॉर्टेंट है सर, ये कॉमनल अवार्ड एक्चुअली में क्या है। तो कॉमनल अवार्ड एक्चुअली में अनाउंस किया गया था 16 अगस्त 1932 को। बहुत बार एग्जाम्स में, स्टेट पीएससी में या फिर यूपीएससी वर्टिकल के जो वनडे एग्जाम टाइप्स एग्जाम होते हैं, सीडीएस, एनडीए, एफकैट, इन एग्जाम्स में बेसिकली ईयर्स पे, डेट्स पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखना दैट इज 16 अगस्त 1932 जब कॉमनल अवार्ड आया था। और किसके द्वारा आया था सर, ये रामसे मैकडॉनल्ड के द्वारा आया था। ये जो अवार्ड आया था इट वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन फ्रेंचाइजी कमिटी। किसके रिकमेंडेशन पे था सर, इंडियन फ्रेंचाइजी कमेटी के रिकमेंडेशन पे बेसिकली इस अवार्ड को प्रस्तुत किया गया था। और इस पर्टिकुलर अवार्ड ने सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को एक्सपेंड किया, द अवार्ड एक्सपेंडेड द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। और इसने बोला कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये रिफॉर्म्स आपको आगे पढ़ाऊंगा, बस एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं। ये 1909 में एक एक्ट आया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, 1919 में एक एक्ट आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये सभी रिफॉर्म्स में ब्रिटिशर्स ने कॉमनल इलेक्टोरेट को प्रमोट करना शुरू किया था, यानी कि हर एक वर्ग को
सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे थे कि उसी कम्युनिटी का इंसान रिप्रेजेंटेटिव बनेगा और उसी कम्युनिटी के लोग उसको वोट भी करेंगे, जो कि बेसिकली पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस मना कर रही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पता है क्या बोलना था, उसने कहा था क्या कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह आप ज्वाइंट इलेक्टोरेट में रिजर्वेशन ले लो। अभी इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, अगर आप ज्वाइंट इलेक्टोरेट में आते हो राइट, और इसमें अगर आपकी सीट रिजर्व कर दी गई, इसका मतलब ये है कि सर सपोज करो इसमें ए बी सी डी ई ऐसे 5 कम्युनिटी के लोग हैं। अब हम ये कहते हैं सर कि जो कम्युनिटी बी है ना, हमको इस एरिया से इनके लिए सीट रिजर्व करना है, यानी कि अब जो कम्युनिटी बी है इसी का आदमी इस पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि इसी आदमी को अपन ने रिप्रेजेंटेशन के लिए इस पूरे एरिया में चूज करेंगे, यानी कि यही इंसान रिप्रेजेंटेटिव के रूप में खड़ा होगा। लेकिन वोट यहाँ पे सब डालेंगे, ए भी वोट डालेगा, सी भी डालेगा, डी भी डालेगा, ई भी डालेगा, बी भी डालेगा, सब वोट डाल करके बी कैटेगरी में से किसी एक इंसान को यहां पे जिताएंगे और वो कहीं ना कहीं इस पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने क्या बोला, इट्स अ जॉइंट इलेक्टोरेट, मतलब वोट सब कर रहे हैं लेकिन हमने सीट रिजर्व कर दिया किसके लिए, बी के लिए। तो कांग्रेस ये कह रही थी कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट मत दीजिए, आप एक काम करिए, आप हमसे ज्वाइंट इलेक्टोरेट ले लो और उस ज्वाइंट इलेक्टोरेट में आपके लिए आपकी सीट रिजर्व कर देते हैं। लेट अस डू दिस मच फॉर यू। ये इससे क्या होगा कि हमारी यूनिटी भी नहीं खत्म होगी, प्लस आपको जो लग रहा है कि आपको इंपावरमेंट नहीं मिल रहा, आप यहाँ पे इंपावर होते हुए भी नजर आएंगे, सो आपको इंपावरमेंट भी यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से चीजें यहाँ से सेटल्ड हो पाएगी और ब्रिटिशर्स जो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के द्वारा हमारी यूनिटी को खत्म करना चाह रहे हैं, वो यूनिटी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो पहले ये इन एक्ट्स के द्वारा यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट को प्रमोट किया जा रहा था। आई जस्ट टेक 1 मिनट फॉर ऑल ऑफ यू, जितने ऐसे एस्पिरेंट हैं जो एंशिएंट इंडिया समझने में जिनको दिक्कत हो रहा है, उन सभी के लिए एंशिएंट इंडिया को मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई किया है 10 क्लासेस में आप सभी के सामने। एंशिएंट इंडिया का नॉट बियॉन्ड दिस, यानी कि एनबीटी सीरीज मैंने कराया हुआ है पावर मंथन एप्लीकेशन में। खास बात ये सर किस पर्टिकुलर एरिया को अपन ने पीवाईक्यू के अराउंड कवर अप किया हुआ है, जो भी रिपीट एरियाज उसको हाईलाइट किया है, मैपिंग को इंक्लूड किया हुआ है, अशोका के कहां पे इंस्क्रिप्शन थे, कौन कौन से इंस्क्रिप्शन किस जगह पे इंपॉर्टेंट है, सब मैप के साथ कराया हुआ है ताकि याद करने में दिक्कत ना हो। स्टोन एज के साइट्स क्या क्या थे, आईवीसी के साइट्स क्या क्या थे, सो दैट वी कैन इजीली रिवाइज एंड रिमेंबर ऑल दिस पर्टिकुलर साइट्स। तो जो भी ऐसे एस्पिरेंट है जो बेसिकली यूपीएससी सीडीएस है ना, सीएससी एग्जाम्स, इवन स्टेट पीएससी एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। दिस पर्टिकुलर कोर्स इज अवेलेबल एट जस्ट ₹499। पावर मंथन एप्लीकेशन पे आपको दिखाई देगा, लाइफ टाइम एक्सेस है, कभी भी देख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। जो भी एस्पिरेंट यूपीएससी प्रीलिम्स कवर अप कर रहे हैं, मतलब यूपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं 2026 में, आप सभी के लिए एक अटेंशन, देयर इज समथिंग दैट आई वांट टू से दिस टू ऑल ऑफ यू। यूपीएससी में एटलीस्ट जितने पीवाईक्यूज होते हैं, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बहुत सारे ऑप्शंस जो गलत होते हैं, एक तो होता है कि 4 ऑप्शन में से एक आंसर सही होता है, जो गलत आंसर्स होते हैं ना, उन ऑप्शंस के ऊपर में यूपीएससी अगले साल एक रेफरेंस क्वेश्चन बनाती है, क्योंकि स्टैटिक पार्ट आप देखो तो प्रीलिम्स में डोमिनेट करता है, 60% पेपर स्टैटिक का होता है। हमने क्या किया हुआ इस सीरीज में, जितने भी ऐसे यूपीएससी के क्वेश्चंस थे पीवाईक्यूज में, जो एरियाज यूपीएससी पूछते हैं, उन सभी एरियाज में उन सभी ऑप्शंस को हमने डिटेल में कवर अप किया हुआ है, हर एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करते हुए, उस पूरे कंटेंट को कवर अप करते हुए, ताकि अगर आपके सामने उनके ऊपर में फिर से रेफरेंस बेस पे क्वेश्चन आएगा तो वो स्टैटिक का क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए विद प्रूफ कि यूपीएससी ने कितनी बार इन थीम्स के ऊपर में क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, एंड दैट इज व्हाट दे डू इट एवरी टाइम, बिकॉज उनके कुछ थीमेटिक एरियाज है, एवरीथिंग विल बी कवरिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो 30 थीम्स हैं, इनको 30 क्लासेस में कवर अप करेंगे और एटलीस्ट आपको 30 मार्क्स का बेनिफिट देकर के जाएंगे। 15 क्वेश्चन रिपीट जोन से आने वाले, हर साल आते, ये मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूं, ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आप खुद एनालिसिस करोगे तो आपको दिख जाएगा, राइट। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स, अवेलेबल एट जस्ट ₹799 on the Power Monthन application. You guys can definitely go and check out this particular courses. Here I'll be teaching everything, history, polity, geography, economy, अपन सब कुछ यहाँ पे इंटीग्रेटेड तरीके से कवर अप कर रहे हैं। चलो भैया, लेट अस मूव अहेड विद द क्लास। तो बेसिकली कॉमनल अवार्ड जो बेसिकली ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे, वो ब्रिटिशर्स ने कॉमनल अवार्ड के अंदर में क्या क्या फीचर था, वो क्या क्या चीज को इंट्रोड्यूस किए थे यहाँ पे। सबसे पहले उन्होंने बोला था कि सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर के आएंगे मराठाओं के लिए, डिप्रेस क्लास, सिख, वुमेन, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, मतलब पूरी इंडियन कम्युनिटी को डिवाइड कर देंगे और इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि जो नेशनलिज्म बढ़ रहा है, नेशनलिज्म खत्म हो सके। दैट एग्जैक्टली इज द रीजन व्हाई द इंडियन नेशनल कांग्रेस, स्पेशली महात्मा गांधी, इज नॉट एबल टू व्हाट डाइजेस्ट दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। मराठास के लिए बोला था कि 7 सीट हम रिजर्व कर रहे हैं, 7 सीट एलोकेट किया गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस क्लास को 71 सीट्स जो है वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पे हम कहीं ना कहीं, मतलब ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं डिप्रेस क्लासेस को देते थे, यानी कि 71 सीट्स को उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल रहा था प्रोविंसेस में, हर एक एरिया में, राइट। जो लेजिस्लेचर था इसको एक्सपेंड कर रहे थे, मुस्लिम्स के वेटेज को बढ़ाया जा रहा था, महिलाओं के लिए सीट रिजर्व किया गया था,
और भी जितने अलग अलग ग्रुप्स है सबके लिए सीट रिजर्व किया गया था। तो अब मतलब इसका रिएक्शन क्या आता है? ऑब्वियस सी बात है सर, जो कॉमनल अवार्ड आया था वो बेसिकली इंडियन सोसाइटी में डिवीजन करना चाह रहा है। हम सभी को पता है ब्रिटिशर्स कितना भारतीयों का कल्याण करना चाह रहे हैं, ऑल ऑफ अस नो दैट। तो बेसिकली जो कांग्रेस है उसने ना ही इसको एक्सेप्ट किया ना ही रिजेक्ट किया। कांग्रेस का खुद का कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, बिकॉज कांग्रेस को एक फियर है कि अगर इसको एक्सेप्ट करेंगे तो भैया हमारा जो नेशनल यूनिटी है ये खत्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं हमारे देश में दुनिया भर का डिवीजन आ जाएगा। ब्रिटिशर्स का जो एक गेम है ना डिवाइड एंड रूल, उसमें वो सफल हो जाएंगे, दे विल सक्सीड इनटू दैट। और अगर हम इसको अपोज करेंगे तो जो डिप्रेस्ड क्लासेस है उनके सामने हमारा एक गलत इमेज, एक गलत परसेप्शन जाएगा। वी डू नॉट वांट टू हैव अ रॉन्ग इमेज इन फ्रंट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस। तो इनका कोई भी मतलब आउटकम नहीं, ना एक्सेप्ट कर रहे ना रिजेक्ट कर रहे, राइट। ये कह रहे हैं कि डिसीजन शुड बी टेकन विद कंसर्ट ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब कुछ भी नहीं कह रहे। गांधी जी ने स्ट्रांगली अपोज किया, उन्होंने भी बोला कि यार इससे हम अपनी हिंदू सोसाइटी को परमानेंटली डिवाइड कर देंगे। महात्मा गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था, उस वक्त वो यरवदा सेंट्रल जेल में थे और वहां पे उन्होंने फास्ट ऑन टू डेथ की शुरुआत कर दी थी 20 सितंबर 1932 में। उन्होंने कह दिया था कि मैं भूख हड़ताल पे जा रहा हूं, आई जस्ट डू नॉट वांट दैट दिस काइंड ऑफ थिंग शुड परसिस्ट इन द कंट्री लाइक इंडिया। अब अंबेडकर का क्या स्टैंड था? तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने इनिशियली कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दिया था, मतलब ही वाज ऑफ दिस पर्टिकुलर बिलीफ कि वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद महात्मा गांधी, गांधी जी के साथ हम इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली महात्मा गांधी जी ज्यादातर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो डिप्रेस क्लासेस के बारे में नहीं सोच रहे। ऐसा मतलब अंबेडकर जी का इनिशियल बिलीफ था कि महात्मा गांधी जी इज मोर इनटू पॉलिटिक्स, और अगर डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल रहा है तो इससे गांधी जी को क्या समस्या है ना? इतनी कम्युनिटीज को मिल रहा है तो डिप्रेस क्लासेस को भी मिलने दो, राइट। अगर कल हमारा देश आजाद भी हो जाए तो डिप्रेस क्लास तो गुलाम ही रहेगा, जो अपर क्लास वाले हैं वो इसको गुलाम बना के रखेंगे, तो इनको तो पॉलिटिकली इंपावर करना है। तो उन्होंने बोला था कि महात्मा गांधी जी का जो फास्ट ऑन टू दैट है एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, ये कोई मोरल स्ट्रगल नहीं है। तो इस तरीके से बी आर अम्बेडकर साहब ने गांधी जी के मतलब अगेंस्ट चले गए थे, दोनों के बीच में एक डिफरेंसेस पैदा हो गया था। तो बहुत सारे लीडर्स आपको यहाँ पे दिखाई देते हुए नजर आएंगे। लेकिन हुआ क्या, कुछ टाइम बाद गांधी जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लग गई, तो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे वो सब अंबेडकर जी के ऊपर प्रेशर बनाने लग गए कि महात्मा गांधी की खराब स्थिति को देखते हुए आपको एक बार गांधी जी से मिलना चाहिए। और तब जाके गांधी जी से बेसिकली अंबेडकर जी मिलते हैं पूना में यरवदा जेल में, और उसी जगह पे पूना पैक्ट यानी कि पूना की संधि बेसिकली दोनों के बीच में साइन होती है, दैट इज ऑन 24 सितंबर 1932। इसमें हुआ क्या, तो एग्जैक्टली सेपरेट इलेक्टोरेट लेने से अच्छा है कि आप क्या करिए, आप ज्वाइंट इलेक्टोरेट ले लीजिए। इंस्टेड ऑफ टेकिंग सेपरेट इलेक्टोरेट यू कैन टेक इज ज्वाइंट इलेक्टोरेट, और इस पर्टिकुलर ज्वाइंट इलेक्टोरेट में हम आपकी सीट्स को रिजर्व कर देंगे। सो ज्वाइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्व सीट इंस्टेड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि महात्मा गांधी ने ये कहा कि देखो आप लोगों को वो 71 सीट्स दे रहे हैं ना सेपरेट इलेक्टोरेट में, मैं आपको दुगना सीट दे रहा हूं, हम आपको 150 के आसपास सीट दे देंगे, आप रिजर्व करा लो ना, आप सेपरेट इलेक्टोरेट में आ जाओ, आप ही का प्रतिनिधित्व वहां पे आएगा, वो उस पर्टिकुलर सीट को आपके लिए हम रिजर्व कर देंगे डिप्रेस क्लास के लिए, लेकिन आप ही का प्रतिनिधित्व आएगा, लेकिन सब लोग वोट करेंगे, ज्वाइंट इलेक्टोरेट रखेंगे तो डिवीजन नहीं होगा। एक बीच का सेटलमेंट निकाल करके कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज किया गया, और तब जाकर के बेसिकली साइन होता हुआ नजर आता है। तो रिजर्वेशन को प्रमोट किया गया, बोला गया कि सर आपको 71 सीट दिया गया, आपको हम 148 सीट दे रहे हैं, इवन मोर देन डबल, ठीक है, लेकिन रिजर्व। यहीं से कहीं ना कहीं रिजर्वेशन की प्रथा शुरू होती है ना। 18% सीट सेंट्रल लेजिस्लेचर में रिजर्व कर दिया गया, ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम को प्रमोट कर दिया गया, ठीक है, और बोला गया कि सेंट्रल लेजिस्लेचर हो, प्रोविंशियल हो, हर जगह से हम आपको ज्वाइंट इलेक्टोरेट देते हुए नजर आएंगे। इसी चीज को आगे प्रमोट किया गया बेसिकली रिजर्वेशन और बाकी चीजों को लेकर के। तो इससे हुआ क्या, बेसिकली पूना पैक्ट साइन हुआ। तो पूना पैक्ट का सिग्निफिकेंस बताने की आवश्यकता नहीं, आपको पता है सिग्निफिकेंस क्या ही होगा, हिंदू मुस्लिम के बीच में यूनिटी आता हुआ नजर आता है, एक पॉलिटिकल इंपावरमेंट होता हुआ नजर आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन का प्रोविजन दिखता हुआ नजर आता है। तो इस तरीके से पूना पैक्ट करके चीजें वहां पे सेटल हुआ, यानी कि जो कॉमनल अवार्ड आया था उसी के बैकड्रॉप पे कुछ टाइम बाद पूना पैक्ट होता हुआ नजर आएगा, तो एक जगह पे सेटलमेंट हो गया। अब इसी टाइम पीरियड में जब पूना पैक्ट आता है, इसके बाद में महात्मा गांधी जी ने भी पूर्ण रूप से कह दिया था कि अब मैं डिप्रेस्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास को अपलिफ्ट करने के बारे में सोचूंगा, उन्हीं के ऊपर काम करूंगा फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। और महात्मा गांधी स्पेशली उन्होंने कैंपेन स्टार्ट कर दिए थे अनटचेबल्स को इंप्रूव करने के लिए, उन्होंने हरिजन सेवक संघ करके ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था। तो यहां से क्वेश्चन आता है, which among the following personality started हरिजन सेवक संघ? प्लीज रिमेंबर दिस इज महात्मा गांधी। गांधी जी ने हरिजन न्यूज़पेपर की भी शुरुआत की थी टू प्रमोट सोशल रिफॉर्म एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, यानी कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको अपलिफ्ट किया जा सके, प्लस सोशल रिफॉर्म को प्रमोट किया जा सके। दैट इज द रीजन व्हाई गांधी जी आल्सो स्टार्टेड दिस न्यूज़पेपर व्हिच इज कॉल्ड द हरिजन न्यूज़पेपर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। महात्मा गांधी जी ने स्पेशली जो काली पराग करके कम्युनिटी थी उसको रानी पराग नाम दे दिया है ना, जो दलित थे दलित को हरिजन नाम दे दिया, मतलब ये दिखाने की कोशिश की कि जो पब्लिक सेंटिमेंट बना है डिप्रेस क्लासेस को लेकर कि डिप्रेस क्लासेस इंफीरियर है, ये खत्म होना जरूरी है, और महात्मा गांधी ने इस तरफ में कंस्ट्रक्टिव वर्क इस दौरान शुरू कर दिया था।
इसी टाइम पीरियड में सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा इवेंट होता है, दैट एक्चुअल इवेंट इज वर्ल्ड वॉर टू। क्या हो रहा है सर? दूसरा विश्व युद्ध, जो कि स्पेशली 1939 से स्टार्ट होता है और लगभग 1942 या 44 के आसपास तक चलता हुआ नजर आता है कुछ लंबे समय में। तो 1939 के आसपास में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जोड़ दिया। दे जॉइंट इंडियन, मतलब इंडियन के सोल्जर्स को लेकर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करा दिया, बिना इंडियन से पूछे, बिना इंडियन लीडर्स से पूछे। अब इससे जो इंडियन लीडर्स थे वो इतने नाराज थे कि 1937 में जो एक इलेक्शन हुआ था, जिस पर्टिकुलर इलेक्शन में जाकर के अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग पार्टीज ने सरकारें बनाई थी, वहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया, ये बोल करके कि आपने हमारे लोगों को वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड कर लिया बिना हमसे पूछे। दैट इज लाइक अ स्ट्रॉन्ग शेम फॉर अस, हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। एटलीस्ट आप हमसे तो पूछना चाहिए था। अब ब्रिटिशर्स के ऊपर में प्रेशर है कि आपको इंडियंस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड करना है। कैसे भी यूएस चाह रहा है कि इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड करो। इसके पीछे रीजन है सर, आपको पता चलेगा कि यूएसए, यूके, ये सब एक तरफ है वर्सेस आपको वहां पे नाजिज्म फाजिज्म दिखाई दे रहे हैं। उसी टीम में आपको एक तरफ जापान दिखाई देगा। अब इंटरेस्टिंग से बात क्या है, जापान साउथ एशिया में है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड इंडिया को गवर्न कर रहे हैं, यानी कि इंडिया को कॉलोनी बनाया हुआ है, इंडिया भी साउथ एशिया में। तो एक खतरा है, कहीं ऐसा ना हो कि कल जापान इंडिया पे अटैक करके और इंग्लैंड के हाथ से इंडिया निकल जाए, राइट। ऑल्सो जापान साउथ एशिया में तो कहीं ना कहीं बहुत ही क्लोज टाइज भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी रीजन से बेसिकली यूएस का प्रेशर था यूनाइटेड किंगडम को कि आप कैसे भी करके इंडिया को पार्टी ऑफ वॉर बनाओ, इंडियंस को जोड़ो और उनके साथ बैठ करके नेगोशिएट करो। अब इसी प्रेशर में आकर के ब्रिटिशर्स ने इस टाइम पीरियड में अगस्त 1940 में एक ऑफर सामने रखा था, उसका नाम था अगस्त ऑफर। बेसिकली वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पीरियड में रखा था और इस अगस्त ऑफर से इंडियंस नाराज होकर के बेसिकली इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत भारत में की गई थी। तो पहले अगस्त ऑफर समझेंगे, फिर समझेंगे इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या था। कुछ भी नहीं है सर, अगस्त ऑफर बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया था ताकि इंडियंस का सपोर्ट लिया जा सके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। उनका बेसिक क्या कहना था, तो पहला प्रोविजन था कि हम भारत को डोमिनियन स्टेटस देंगे, और वो भी कब देंगे, आफ्टर दी वॉर। अभी नहीं देंगे, वॉर के बाद देंगे। ऑब्वियसली बात है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले डोमिनियन स्टेटस को डिनाई करेगी, बिकॉज भैया डोमिनियन स्टेटस तो हमने बहुत पहले छोड़ दिया। आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था 1929 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, लाहौर सेशन, इस पे अपन ने पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड किया हुआ है। सो वी हैव लेफ्ट द डिमांड ऑफ डोमिनियन स्टेटस, वी आर एग्जैक्टली वांटिंग व्हाट, कंप्लीट इंडिपेंडेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो बेसिकली क्या हुआ, इंडियंस डिक्लेयर्ड डोमिनियन स्टेटस एज इंडिया अल्टीमेट गोल, ऐसे ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर किया था। प्लस ये बोला कि हम भारतीयों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी देंगे, आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली देंगे, लेकिन कब देंगे, ये भी वॉर के बाद देंगे। ये भी कहीं ना कहीं एक आपत्तिजनक चीज है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वॉइसरे का, उसको एक्सपेंड कर देंगे। वॉइसरे के आसपास में जो लोग होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं, जो वॉइसरे को मदद करते हैं प्लानिंग बनाने में, वॉइसरे के बहुत क्लोज एसोसिएट होते हैं, उसमें हम इंडियंस की संख्या बढ़ाएंगे, ऐसा बेसिकली इन्होंने कहा था। और ये भी कहा था कि हम एक एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे जो बेसिकली एडवाइस करेगा कि भविष्य में हमें क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, उसमें इंडियंस को अपन इंक्लूड करेंगे, माइनॉरिटीज को भी सेफगार्ड देंगे। इस प्रकार से कुछ डिमांड इन्होंने सामने रखा। अब इंडियंस का क्या रिस्पॉन्स है, फटाफट देखो। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण रूप से इसको मना कर दिया, बोला कि इनएडुकेट और ये वेग है। वेग मतलब समथिंग विच इज नॉट क्लियर, विच इज नॉट सर्टेन, मतलब इससे हमें पता नहीं चल रहा कि आपका एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव क्या है। क्यों, तो बेसिकली उन्होंने कहा था कि जो ब्रिटिशर्स ने हमारे सामने जो डिमांड्स रखे हैं ये फुलफिल्ड नहीं है, हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, ऑल वी वांट इज पूर्ण स्वराज, अपने को डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए। दूसरा, जो आप बोल रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी आप बनाओगे, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाओगे, तो वॉर के बाद क्यों बना रहे हो, आज बनाओ ना। क्योंकि सबको पता है ब्रिटिशर्स आपको सपने दिखाने में तेज है कि हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब उनका बस काम निकलना चाहिए। एक बार उनका काम निकल गया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। दे आर नॉट गोइंग टू लिसन टू यू एट एनी कॉस्ट, सिंपल इज दैट इज द सिंपल फिलॉसफी ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो यही चीज आपको सामने आता हुआ नजर आएगा। अब लीडर्स का क्या रिएक्शन है, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बोला, डोमिनेंट स्टेटस इज डिक्लेयर्ड एज डेड एज अ डोरनेल। मतलब ये बहुत ही पुराना डिमांड है। मतलब आप ये समझ जाओ, जब नेहरू रिपोर्ट आया था ना, उस वक्त में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने 1928 में डोमिनेंट स्टेटस के डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था। अपने लोगों के द्वारा दिए गए डिमांड्स को रिजेक्ट किया था कि भैया तुम लोग अभी भी डोमिनेंट स्टेटस क्यों मांग रहे हो, अब तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगो। 1940 में आके तो कोई डोमिनेंट स्टेटस नहीं मांगने वाला, सिंपल इज दैट, है ना। महात्मा गांधी ने बोला था कि इस पर्टिकुलर ऑफर के द्वारा भारतीयों और अंग्रेजों के बीच का जो गल्फ है, मतलब जो डिफरेंस, वो और बढ़ गया।
मतलब इंडियंस को ये समझ में आ गया कि ब्रिटिशर्स अभी भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, ये अभी भी हमें बेवकूफ बना रहे, नोइंग द कंडीशन की ब्रिटिशर्स का सिचुएशन कंडीशन अब कमजोर हो चुका है टाइम के साथ में। लेकिन इस डिमांड से इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस पैदा हो गए थे। इसी के रिटर्न में इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी भारत में, बेसिकली महात्मा गांधी और कुछ लीडर्स के द्वारा। अब महात्मा गांधी एक्चुअली में इसमें डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, बट महात्मा गांधी ने बोला था कि हम इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे। अब देखो गांधी जी का क्या सीन है, गांधी जी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं कर रहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो ब्रिटिशर्स को अपोज भी नहीं कर रहे, बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज जिससे लड़ रहे हैं वो है जर्मनी। अब जर्मनी में आपको हिटलर के बारे में आपने सुना होगा, एडोल्फ हिटलर, वो कितना क्रूर इंसान था, उसने कितने लोगों की जान मतलब जान से खत्म कर दिया था, उनको मार दिया था, जुवेसस को मारा था, कैसे कैंप्स बनाए थे। महात्मा गांधी बेचारे नॉन वायलेंट वाले इंसान की मतलब किस्म के इंसान, उनको दिख रहा है कि हिटलर कहीं से भी बहुत ही वायलेंट पर्सनालिटी है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से हिटलर को तो सपोर्ट नहीं करेंगे। और महात्मा गांधी के सामने दो चॉइसेस है, आपके सामने एक बुरा इंसान है और एक आपके सामने बहुत बुरा इंसान है, आप किसको चुनोगे? तो महात्मा गांधी कह रहे हैं कि मैं बहुत बुरा से अच्छा बुरे इंसान को चुनूंगा। मतलब एट द एंड ऑफ द डे महात्मा गांधी ये कह रहे हैं कि मैं हिटलर को तो सपोर्ट नहीं करूंगा, भले मैं ब्रिटिशर्स से नाराज हूं, बट हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश को ही सपोर्ट करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली कुछ भी है तो ब्रिटिशर्स कंपैरिजन टू हिटलर उतने क्रूएल नहीं है जितना क्रूएल हिटलर था। मतलब एक विचारधारा में आपको डिफरेंसेस दिखाई देगा इसमें। लेकिन हम ब्रिटिशर्स को भी सपोर्ट नहीं करना चाह रहे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, बिकॉज ब्रिटिशर्स हमें यूज कर रहे हैं, हमें मिसयूज कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि हम सत्याग्रह करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, हम इस प्रकार से सत्याग्रह करेंगे कि ब्रिटिशर्स के लिए इतना प्रेशर ना बन जाए कि बेचारे ब्रिटिशर्स सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ ही ना पाए, वो हमसे ही नाराज हो जाए, हमारे कारण वो वॉर हार जाए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम अब ये भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि ब्रिटिशर्स हमें कहीं भी यूज कर ले सेकंड वर्ल्ड वॉर में बिना हमसे पूछे हुए। तो हम अपना दुख प्रकट करेंगे, इंडिविजुअल लेवल पर सत्याग्रह लॉन्च करेंगे पूरे देश में और पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हमसे बिना पूछे हमें युद्ध में जोड़ा गया है, ताकि दुनिया के सामने ये चीज क्लियर है कि ब्रिटिशर्स की मेंटेन की गई कॉलोनी के लोग ब्रिटिशर्स से संतुष्ट नहीं है। इंडिया इज नॉट हैप्पी अंडर द ब्रिटिश रूल एंड वी वांट दैट देयर शुड नॉट बी इमीडिएट पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस अनलेस ब्रिटिशर्स एक्सेप्ट आवर डिमांड ऑफ गिविंग अस पूर्ण स्वराज। तो महात्मा गांधी ने बोला कि हम शांतिपूर्वक तरीके से इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे, दिखाने के लिए दैट वी हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि ब्रिटिशर्स हमें दे नहीं रहे हैं, राइट। तो क्यों किया गया था? बिकॉज इंडियंस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया था, अपोज टू दैट इस चीज को यहाँ पे स्टार्ट किया गया था कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट में, राइट। तो देखो क्या है, अनलाइक अर्लियर मोमेंट इट वाज नॉट अ मास मोमेंट बट इट वाज लिमिटेड कंट्रोल प्रोटेस्ट। वही वाली बात है, महात्मा गांधी जी बहुत बड़े स्केल पर जन आंदोलन नहीं कर रहे हैं, एक लिमिटेड तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो फीचर्स क्या है? सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन, गांधी ने अपने बहुत ही क्लोज डिसाइपल्ड को चूज किया था कि भैया आप ही लोग इसमें पार्टिसिपेट करोगे, और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट होगा, हम सिर्फ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सामने रखने के लिए कर रहे हैं। अब इस पे क्वेश्चन आता है, राइट। इन्होंने बेसिकली अब जो सत्याग्रही थी जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, उन्होंने दे मार्च टुवर्ड्स दिल्ली अंडर द दिल्ली चलो कॉल, मतलब उन्होंने दिल्ली चलो कर स्लोगन लगाया और कहीं ना कहीं वो दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे थे, इंडिविजुअल सत्याग्रह को प्रमोट कर रहे थे। तो गांधी जी ने किस किस पार्टिसिपेंट को चुना था? तो सबसे पहले पार्टिसिपेंट थे विनोबा भावे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है बार बार, ये सबसे पहले सत्याग्रही थे, ही वाज अरेस्टेड फॉर हिज एंटी वॉर स्पीच। फिर आपको सेकंड सत्याग्रही दिखाई देंगे जवाहरलाल नेहरू, राइट। थाउजेंड्स ऑफ कांग्रेस लीडर्स लेटर ज्वाइंट, बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स ने ज्वाइन किया था, से कहते हैं कि लगभग 25,000 से ज्यादा लोगों को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया था। इंडिविजुअल सत्याग्रह का इंपैक्ट ये था कि नेशनल लेवल में बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस स्टार्ट हुआ, नॉन वायलेंट तरीके से लोगों ने इसको प्रमोट किया है, और इसका आउटकम ये है कि ब्रिटिशर्स अंत में विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी लॉजिक, एट द एंड ऑफ द डे वो ब्रिटिशर्स को, मतलब ब्रिटिशर्स इंडियंस को कन्विंस करने के लिए एक दूसरा मिशन भारत में भेजते हैं, उसका नाम होता है क्रिप्स मिशन, जो कि बेसिकली आगे भारत में आता हुआ नजर आएगा। क्रिप्स मिशन क्यों भारत में आ रहा है? क्योंकि अगस्त ऑफर में जो चीजें सामने रखी गई थी वो इंडियंस एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इंडियंस उससे खुश नहीं थे, तो ब्रिटिशर्स इंडियंस को अपीज करने के लिए, खुश करने के लिए अब एक नया मिशन सामने ला रहे थे, दैट इज द क्रिप्स मिशन। तो जो अगली क्लास होगी उस क्लास में मैं आपको बताऊंगा क्रिप्स मिशन क्यों आया था, क्या उसके डिमांड्स थे, और क्रिप्स मिशन ने किस तरीके से ट्रिगर किया कि आगे जाकर के क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, रॉयल इंडियन नेवी का म्यूटनी, और उसके साथ में सुभाष चंद्र बोस की जो हिस्ट्री है, उन सभी को हम अगली क्लास में कवर अप करेंगे, और उसके साथ में हमारा जो मॉडर्न इंडिया ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक आध दो क्लास में बीच बीच में डालते रहूंगा कि इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल कौन से थे, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट वॉइसरे कौन कौन थे, जो ऐसे लिमिटेड से वेग से क्वेश्चन आते हैं, इनको मैं अलग अलग वीडियोस में कभी कभी डालता रहूंगा इसी सीरीज के अंदर में। लेकिन जो 15 क्लासेस है जहां पे अपन ने यूरोपियंस के आने से लेकर के देश को आजाद होने तक कवर अप करना था, उसकी आज सेकंड लास्ट क्लास है, और अगली क्लास में वो खत्म होते हुए नजर आएगा। सो आई एम होपिंग इन पर्टिकुलर सेशन से आपको हिस्ट्री क्लियर रूप से समझ में आ रहा होगा।
प्लस हर एक इवेंट का मैं आपको इसलिए लिंक बताता हूं ताकि आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, जहां मेजोरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स स्टक करते हैं। हम कोई भी इवेंट को सिलोज में नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज सिलोज में पढ़ने में क्या होता है ना कि थोड़ा सा एग्जामिनर क्वेश्चन ट्विस्ट करता है, अपन गलत करके आते हैं। We are trying to read every event as and when how they are connected with each other, so that we are able to understand the direct relation in between all these particular moments, so that we are able to reproduce that in the final exam at the end of the day। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक इसको अच्छे से रिवाइज करो। बाकी पावर मंथन एप्लीकेशन में कंटेंट मिल जाएगा, और यूपीएससी बाय रूपीएस टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे अपन पीवाईक्यू कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 3000 बच्चे वो डेली क्वेश्चन लगाते हैं, आप भी उसको ज्वाइन करके क्वेश्चन लगा करके अपनी प्रैक्टिस को एनालिसिस कर सकते हो। बाकी जिन्हें एस्पिरेंट्स को इसी तरीके से एंशिएंट इंडिया कवर अप करना है वो अपने कोर्स में जुड़ सकते हैं। और लास्ट में एक चीज बता रहा हूं, फाउंडेशन कोर्स से स्टार्ट कर रहे हैं, अपना अपना ओपिनियन बताओ। इससे दो चीज होगा, एक तो मुझे पता चलेगा कि फाउंडेशन कोर्स को लेकर के आप क्या सोच रहे हो, दूसरा मुझे ये भी दिखेगा कि कितने बच्चे हैं जो एंड तक क्लासेस को देख रहे हैं, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट दे स्किप द क्लासेस इन बिटवीन। दैट इज हाउ द यूट्यूब और द जनरल एल्गोरिथम हैपेंस विद पढ़ाई वाला कंटेंट। ये सबके साथ नॉर्मल है। आई वांट माय सीरियस एस्पिरेंट टू रिवर्ट हियर ऑन दिस पर्टिकुलर सीट, राइट। चलो बहुत जल्दी आएंगे अपन फाउंडेशन कोर्स को लेकर के, जहां पे एथिक्स है ना, ऐसे जीएस पेपर 1 2 3 4 सब कुछ पढ़ाएंगे, सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा। मेरे साथ में एक दो फैकल्टीज और होंगे। अपन पावर मंथन एप्लीकेशन में डिटेल तरीके से पढ़ाएंगे, 11 महीने के अंदर पूरा कोर्स खत्म कराएंगे। आप सभी को उसका इन्फॉर्मेशन बहुत ही जल्द विद इन 15 डेज मिलने वाला है। बट आई वांट टू नो योर ओपिनियन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी शैल बी स्टार्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर वे। ठीक है, चलो आज की क्लास में यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप ऑन वर्किंग हार्ड। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।